मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और आज एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। जब हम खुले थे तो ग्लोबल मार्केट ठीक है, थोड़े बहुत पॉजिटिव थे, ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट्स अच्छे खुले। डाउ फ्यूचर में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली और कहीं ना कहीं वहाँ से मदद मिली। लेकिन सबसे अहम जो मदद मिली है वो है बैंक निफ्टी से। और प्रदीप, खासकर PSU बैंक, क्या गजब की रैली दिखाई है इन स्टॉक्स ने। ऐसा क्या हो गया अचानक? नहीं, क्यों? आज का हीरो ICICI बैंक। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में था नो डाउट, लेकिन बाकी आप अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो PSU बैंक में तेजी देखने मिली। प्राइवेट बैंक्स में HDFC गिरा, HDFC बैंक गिरा, कोटक महिंद्रा बैंक गिरा, बाकी जितने प्राइवेट बैंक थे वो तो गिरे थे। एक ICICI जरूर चला था। ICICI ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया और वहां पर क्लोज हुआ। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हाई पॉइंट था। निफ्टी बैंक ने जिस तरह से 27,500 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद जग रही है कि निफ्टी बैंक और बैंकिंग सेक्टर पूरे बाजार को ऊपर खींच के ले जाएगा और निफ्टी भी इवेंचुअली यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये हाई पॉइंट आज के दिन का ICICI और निफ्टी बैंक नजर आता है। सरकारी बैंक जिस तरह से रफ्तार दिखा रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर तेजी का कॉल दे रहे थे। और मेरी चॉइस तो बैंक ऑफ इंडिया था इस सीरीज के लिए। वो देखिए आधा रास्ता तय कर चुका है। 100 वाला 108, 109 हो गया है। 118 का टारगेट है सीरीज का, होपफुली हिट हो जाएगा। एक के बाद एक बैंक्स के जो बोर्ड है वो मीटिंग कर रहे हैं और हम हर रोज आपको बताते हैं कि आज एक और बोर्ड की मीटिंग हो गई। उन सबको रिकैपिटलाइजेशन का जो पैसा मिल रहा है उसका पूरा फायदा है। और जिस तरह से आप इस समय RBI का रुख बदलता हुआ देख रहे हैं, उसका भी पूरा फायदा मिल रहा है। तो अब रिजल्ट सीजन में आने के बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा वरुण की सरकारी बैंकों में। हमने देखा पिछले क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस सुधरना शुरू हो गया। अगर आप नेट NPAs आने की रफ्तार में एक डिसाइसिव फर्क नजर आए अक्रॉस द बोर्ड और नए NPAs काफी कम हो जाते हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ से आगे की री रेटिंग को तय करेगा। क्योंकि पहले वो होगा तो फिर हम यहाँ से आगे गिनना शुरू कर देंगे कि अब प्रोविजनिंग कितनी होनी है और क्या उसके लिए पूंजी पर्याप्त है। क्योंकि सरकार पैसे तो दे रही है, लेकिन अगर आप उसके सामने NPAs करते रहेंगे तो वो राइट ऑफ करके खत्म हो जाएगा। तो इस बार का रिजल्ट उस हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन शायद अभी थोड़ा और वक्त है रिजल्ट में, तब तक ये। अच्छा प्रदीप, आपने कहा कि बैंक निफ्टी जो है वो अब बाजार को आगे लेके जाएगा, तो क्या ये प्राइवेट बैंक जैसे HDFC ट्विंस है, कोटक महिंद्रा बैंक है जो आज गिरे हैं, क्या इनमें रैली देखने मिलेगी आगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी ड्राइव करेगा। कोटक HDFC, कल इंडसइंड आने वाले। इंडसइंड तो सबको पता है खराब आएगा, नो डाउट। पता है ना, इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबको पता है, सब लोग मंदी में हैं, तो बुरी खबर तो सबको मालूम है। अब अगर वो और ज्यादा बुरा कर दे जो प्रॉब्लम है, हाँ, जो अनुमान नहीं है। मार्केट ने पहले से ही एक स्लिपेज बढ़ने का अनुमान लगा रखा है। तो आपका अनुमान क्या है कि और बुरा करेगा कि अच्छा करेगा? कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है और ये चूंकि कमर्शियल व्हीकल की फंडिंग करते हैं। जब अशोक लेलैंड के आंकड़े खराब हो रहे हैं तो इनके भी कमर्शियल व्हीकल का जो फंडिंग का पोर्टफोलियो है वो ग्रो नहीं हुआ होगा। लेकिन इंडसइंड बैंक काफी डाइवर्सिफाइड बैंक है, तो क्या उन्होंने वो कहीं और कॉम्पनसेट कर लिया है क्या, ये हमें नहीं पता। और IL&FS को लेकर के जो प्रोविजनिंग होनी है उसका बाजार को अंदाजा है, तो वो कितनी होती है। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं से कुछ और खबर निकल कर आए, डर लगता है इन दिनों हमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, तो अब 24 घंटे बाकी है तो कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार ने पिछले क्वार्टर के बाद ही सारी बुरी खबरों को डिस्काउंट कर लिया है। अच्छी खबर डिस्काउंटेड नहीं है। बुरी खबर पे ये स्टॉक शॉर्ट करके आप पैसा बना पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया तो ये स्टॉक तेजी दिखा सकता है। तो मतलब इस बार का जो रिजल्ट सीजन होगा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए वो तो यही होगा कि थोड़ा सा भी पॉजिटिव है। सिर्फ इंडसइंड यहाँ पे वो स्केलेटन निकला था ना IL&FS का, इसलिए। और जहाँ भी ऐसी दिक्कतें हैं उस मामले में आप ये बात करेंगे। अब देखिए ICICI तो रिजल्ट के पहले ही हाई बना रहा है। मतलब लोगों को पता है कि संदीप बख्शी तो आ ही गए थे, पिछले रिजल्ट के समय भी वो थे, साफ सफाई उन्होंने काफी कर डाली है, 2 क्वार्टर कर डाली है। तो अभी तीसरे क्वार्टर से अच्छा दिखना शुरू होगा, ऐसी उम्मीद करें। इसलिए वहाँ पे नया हाई बन गया। अब चूंकि एक्सिस बैंक के नए CEO साहब ने अभी अमिताभ चौधरी ने चार्ज लिया है 1 तारीख को, तो वो जा रहा है, सुधार आने में कैचअप कर रहा है। शायद वहाँ पर भी आप नए आइस देखेंगे जल्दी। तो चलिए, ICICI के बाद अब प्रदीप कह रहे हैं कि एक्सिस भी बहुत जल्द नया है बना सकता है। लेकिन प्रदीप, एक प्रॉब्लमेटिक बैंक भी है, बंधन बैंक। यहाँ राजेश शाह वैसे पूछ भी रहे हैं, 625 पे लेके बैठे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था इस पूरे मर्जर को लेके, सब कह रहे थे बड़ा महंगा खरीद लिया इनने ग्रुप फाइनेंस। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी थी। हाँ, खरीदना ही था, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है आज काफी सेलिंग आई है और
वो सेलिंग एब्जॉर्ब भी हुई है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था, ये पहला सौदा में जब ये स्टॉक करीब 475 के आसपास चल रहा था, तो मैंने कहा था कि अब अगर आप मंदी करने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं तो 470 टूटने का इंतजार कर लीजिए। उसके बाद ये बाउंस में एक बार 500 तक भी गया, फिर से 477 की क्लोजिंग आई है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स इसने होल्ड किए हैं मंदी के लिहाज से। और मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, अगर 470 किसी वजह से टूट जाए भाई साहब, तो इसमें से आप निकल जाइएगा और फिर इसके नए बॉटम बनने का इंतजार कीजिए जहां भी बने। हालांकि ये जो सुबह में कह रहा था कि अब बहुत मंदी ना करे, उसके पीछे एक जो बड़ी वजह थी वो ये भी है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अंदाजा लगा है कि बाजार को ये जो डर है ना कि और बहुत सारे और शेयर बिकने को आ जाएंगे। देखिए, HDFC का भी कहना है कि उनके 15% स्टेक हो जाता है, 5% स्टेक उनको कम करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो पहले RBI को लिखेंगे और ये कहेंगे कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। और बंधन बैंक का मैनेजमेंट भी जो 61% पे है, उनके प्रोमोटर की होल्डिंग 40 पे आनी है, वो भी RBI को यही कहने वाले हैं। और हमने देखा है दूसरे बैंकों के मामले में, जब एक डील होती है और अचानक से प्रोमोटर होल्डिंग काफी कम हो जाती है तो RBI थोड़ा वक्त देता है। और इनफैक्ट अब तो हम ये कह रहे हैं और काफी सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, सीनियर एडिटर्स ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर ही पुनर्विचार होना चाहिए कि आप प्रोमोटर से जबरन उसकी शेयर होल्डिंग कम कराने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसा कोई फायदा होता हो ये नजर नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिन बैंकों में प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग ज्यादा है, जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, ये वो बैंक हैं जिनमें कोई घोटाला सामने नहीं आया है। जिन बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू खड़े हुए, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में, ये वो बैंक हैं जहां डाइवर्सिफाइड होल्डिंग है। तो फिर ये पूरा का पूरा प्रेमाइस ही जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो RBI को शायद सोचना चाहिए, नए गवर्नर शायद सोचेंगे, हो सकता है कि इसके लिए भी एक कमेटी बन जाए तो अच्छा होगा। आई होप कि ऐसा कुछ हो। इसका मतलब अगर बंधन बैंक को जो बाकी स्टेक बेचना है शायद उसके लिए टाइम है, जल्दी नहीं बेचना पड़ेगा, इतने ज्यादा खरीदे वैल्यूएशन। इनके पास भी तो कोर्ट में जाने का ऑप्शन है, जैसे कोटक जैसे गए हैं। तो मतलब जल्दबाजी में आपको यहाँ पे शेयर डंप होते हुए नजर नहीं आएंगे, मेरा ये कहना है। तो वो डर थोड़ा ओवरडन है, लेकिन फिर भी बाजार में कुछ भी हो सकता है। भाव भगवान है तो 470 का स्टॉप लगाइए। ओके, चलिए एक अभिषेक खंडेलवाल है, खेड़वाल है, सॉरी, यस बैंक पे व्यू पूछ रहे। प्रदीप, अब तो कल इनकी बैठक है जहाँ पे नया नाम सामने आने वाला है, कौन सा नाम सामने आएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन अब इसको कैसे ट्रेड किया जाए? कल नाम आने तक रुके कि इसके पहले पोजीशन ले लिया जाए? देखिए, कल क्या होगा पता नहीं, शायद हमें नाम पता नहीं चलेंगे। हो सकता है RBI को दे दे, RBI को ही दिए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से कहीं से छन के घूम के कुछ नाम आपके सामने आएंगे। राइट। एक्सिस बैंक के मामले में क्या सही नाम बाहर आया था? क्या आपको पता चला था एग्जैक्टली? तो ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। देखिए, जो पतंगे उड़ेंगी ना उनसे परेशान मत होइएगा, लेकिन 3 नाम दिए जाएंगे। उनमें कुछ इंटरनल कैंडिडेट्स होंगे और कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स भी होंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी है मैं आपको बताऊं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये बैंक का बोर्ड तय करके देगा और RBI से कहा जाएगा कि आप नंबर 1 को चुने। अगर RBI नंबर 1 को रिजेक्ट करते हैं, अगर RBI के पास कोई कारण है ये मानने का कि नंबर 1 कैंडिडेट दरअसल इस वो कहते हैं फिट एंड प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है, जो RBI का अपना एक क्राइटेरिया है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, तो फिर वो नंबर 2 को चुन सकते हैं। अब कैंडिडेट इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा ये कहना मुश्किल है। अंदाजा हमारा ये है कि नंबर 1 कैंडिडेट इंटरनल होगा और शायद नंबर 2 प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट एक्सटर्नल होगा, ऐसा अंदाजा है। जो हमें कुछ एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, जो उनका अंदाजा है, हो सकता है कि उल्टा भी हो। अब वो नाम तब सामने आएगा जब RBI तय कर लेगा, लेकिन कल अगर बोर्ड 3 नाम तय कर लेता है तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर होगी और बाजार इसको सेलिब्रेट करेगा। 200 रुपए तक इमीडिएटली ये स्टॉक शायद जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तीनों नाम रिजेक्ट कर दिए तो RBI नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, एक ना एक नाम तो आएगा। ये होने को तो अब RBI गवर्नर भी तो इस्तीफा दे देते हैं कभी। तो आप ब्लैक स्वान इवेंट को ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए तो ब्लैक स्वान होता है। चलिए ठीक है, तो मतलब आपका मतलब ये कि कल इसको ट्रेड ना करे, दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। नहीं, 200 रुपए का टारगेट है फिलहाल तो उम्मीद करिए। अगर कल नाम तय नहीं हो पाए तो दिक्कत है। ओके, पर मुझे लगता है हो जाएगा क्योंकि 9 तारीख तो उन्होंने तय की थी। राइट, वो तो है। चलिए ठीक है, ओके, कर लेंगे, उम्मीद तो यही है। अब यहाँ पुराजीत रॉय पूछ रही हैं कि पेज इंडस्ट्रीज 25,500 पे लिया इन्होंने, लॉन्ग टर्म है। देखिए, आपको अगर जॉकी की स्टोरी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि एक बहुत पुराना ब्रांड है, रिटर्न्स दिए हैं, इनकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखे, रिटर्न जितने भी रिटर्न रेशियो अगर आप देखें ना तो काफ़ी बेहतर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है। वैसे भी कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक है तो अच्छा ही है, लेकिन प्रदीप 25,500 पे अगर ये लेके बैठे हैं
तो क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी हाई लेवल पे बाइंग है, अभी काफी गिर चुका है स्टॉक? नहीं देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, आपने 25,500 पे लिया है क्योंकि ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था 36,000 के हाई से। तो आपने 11,000 जाने के बाद तो लिया, तो आप बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे बॉटम फिशिंग। अब इतना नीचे लेने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 हजार रुपए की तो आपको चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि आपकी स्ट्रेटेजी है, आप या तो आप बॉटम बनने का इंतजार कर लेते, वो आपने किया नहीं है। तो कंपनी अच्छी है, आपको वक्त कितना लगेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वापस मुनाफा मिलने की पूरी संभावना दिखती है। पर ये स्टॉक इस समय बहुत बड़ी तेजी के बाद देखिए करेक्शन के मोड में आया है। कहाँ तक जाएगा, कितना गिरेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस पे ऐसा कोई प्रेडिक्शन दरअसल हो ही नहीं सकता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कैसे प्रेडिक्शन करूं। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन प्रदीप लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा स्टॉक है, तो आपने ले लिया है, बने रहिए। अब अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता मालूम है, अगर किसी वजह से 20,000 का लेवल कभी आ जाए तो वहाँ पे और लेता। तो आपके पास पैसा है कि नहीं, आपने एक मुश्त डाल दिया मुझे नहीं पता। अगर पैसा है तो आप तैयार रहिए कि अगर 20,000 आता है तो और लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20,000 आएगा, लेकिन जो आप स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है, इसको हम रिवर्स पिरामिड कहते हैं इनफैक्ट, जहाँ पर आप गिरावट में ज्यादा लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं बॉटम कहाँ बनेगा, जितने आ जाए शेयर आखिर तक, और फिर जब भी रिवर्स होगा तो आपको मुनाफा देके जाएगा। तो जरूर है कि रिटर्न तो देके जाएगा। जॉकी के ब्रांड का तो कोई जवाब ही नहीं। डेफिनेटली। एक सवाल यहाँ पे टाटा स्टील पे आ रहा था। ओके। हाँ, प्रवीण खड़े का 503 पे इन्होंने लिया है, 50 शेयर्स लिए हुए हैं। ये सेक्टर बड़ी दिक्कत में है, लगातार सबके सब डाउनग्रेड करते जा रहे हैं इनको। जो भी आता है डाउनग्रेड करता है, जो भी आता है डाउनग्रेड करता है, कहता है डिमांड नहीं है, आपका तो प्रिय सेक्टर है, आप क्या कहेंगे, डाउनग्रेड करने लायक है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए है, नो डाउट, क्योंकि ये जो ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ऐसी कोई चिंता नहीं लगती पूरे ओवरऑल स्टील सेक्टर में। डेफिनेटली अगर आप इंफ्रा के ऊपर बेट करते हैं तो आपको पता है कि स्टील चलेगा। 7.2% जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट कल आया है, ठीक है। आरबीआई 7.4 कह रहा था आज से महीने भर पहले। ओके। और आईएमएफ या किसी भी ग्लोबल एजेंसी का फोरकास्ट देखिए, दुनिया भर में ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड किए जा रहे हैं। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो मेटल कैसे चलेगा? तो इसके तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले करीब 1 साल के लिए तो ये दिक्कत हो सकती है। सॉरी, आपका शॉर्ट टर्म 1 साल है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं तो टाटा स्टील जैसी कंपनी पे अगर आप पैसा लगाएंगे तो यहाँ आपका पैसा बनेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में इनका काफी अच्छा डोमिनेंस है। यूरोप में हालात ठीक हो रहे हैं तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए बिल्कुल। शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत है, ये तो बात बरोबर है। इन्होंने 503 रुपए पे लिया है प्रवीण जी ने। प्रवीण जी, पहली बार टाटा स्टील अभी बॉटम नहीं हुआ है, दूसरी बात अमेरिका और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है, अगर वो कामयाब होती है तो स्टील में एक बार बाउंस आएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। अगर ऐसा कोई बाउंस आया तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक 510-15 रुपए तक के लेवल तो दिखाई सकता है। हाँ। तो वहां पर आप निकल जाइएगा। और इस समय आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस, जो मेरे ख्याल से लगेगा 475 रुपए पे। अगर उसके नीचे जाता है तो भी निकल जाइए, उसके बाद फिर जहाँ भी जाकर जब बॉटम बन जाएगा तो फिर से एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन प्रदीप, अगर कोई स्टॉक चलेगा नहीं तो लोग बीमार तो पड़ेंगे। सन फार्मा पे क्या करना चाहिए? आज सुबह हमने पहला सौदा में खरीदारी की 441 पे विक्रम दिलवाई थी, लेके बैठे हैं। दिलवाई थी ये कहूंगा, क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत कन्विंस नहीं हो रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स। अच्छा, ऐसे खतरनाक डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक, ऐसा पिटा है, ऐसा बीमार शेयर है, इसमें हिम्मत नहीं होती है कॉल देने की। लेकिन मुझे लगता है कि बॉटम बना है स्टॉक का। ओके। और जब इस तरह के बॉटम बनते हैं तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलता है, जो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कम से कम 30 रुपए ऊपर। 480 के टारगेट आपको रखने चाहिए। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, 448 पर है इस समय। अच्छा, ये बहुत खबर पे चलने वाले स्टॉक है। राइट। अब आगे कोई अच्छी खबर आने वाली है क्या मुझे नहीं पता, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी कुछ नहीं है। हो सकता है आने वाली हो। जिस तरह से ये स्टॉक चला है, हो सकता है इन्फॉर्म बाइंग हो रही हो या अदरवाइज इन जनरल, क्योंकि इस समय आप देखिए बाजार में ये एक रीजनेबल प्राइस पे एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है, पैसे लगा रही है तो सेफ बेट है, उस लिहाज से भी थोड़ी बाइंग होती है, तो वो भी हो सकती है। लेकिन 480 तक जाएगा ये मानकर चलें आप, और अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। अच्छा, वेदांता पर एक सवाल आ रहा है, संजय साक्षी पांडे। संजय जी, वेदांता पे आपने 700 पे ले रखा है। 700 200 स्टॉक, और डेल्टा कॉप 266 पे 400। हाँ देखिए, डेल्टा कॉप स्टॉक होंगे 200 पे। डेल्टा कॉप तो मैं ऐसे आग बंद करके बता सकता हूँ, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा कॉप पे मैं एक बात कहता हूँ, डेल्टा कॉप को आप ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, फंस जाएंगे। इसमें आपको एक ही तरीका अपनाना चाहिए, जब भी ये स्टॉक 25, 30, 40% गिर जाए खरीद लीजिए,
और जब ऐसा ही एक ऊपर का मूव आए बेच दीजिए। तो हमने 225 के आसपास से रिकमेंड करना शुरू किया था। हमें लगता है 300 की एक चाल है, तो अभी बने रहिए आप, जल्दबाजी मत करिए निकलने की। आपका भाव बुरा नहीं है, 266 का भी कभी नीचे मिले तो और ले लीजिएगा। लेकिन वेदांता में अभी बॉटम बनी नहीं है। जो बात हम टाटा स्टील के लिए कह रहे थे वो यहाँ भी कह रहे हैं। टूटिकोरिन प्लांट को मंजूरी मिली नहीं मिली उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो ओवरऑल एबिटा में 8% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। उतना भी क्यों करता है? लेकिन प्रदीप उसका एक इम्प्लीकेशन हो सकता है, अगर टूटिकोरिन प्लांट को अप्रूवल मिल गया और वहां से कॉपर आना शुरू हो गया ना, तो ओवरऑल कॉपर की जो प्राइसिंग है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक पे उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इंडिया की जो प्रोडक्शन है उसमें करीब 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है ये। तो उस लिहाज से आप सिर्फ वेदांता नहीं, हिंदुस्तान कॉपर पे नजर रखिए। तो उस खबर पे आप नजर रख सकते हैं। लेकिन जो वेदांता की बात कर रहे हैं, अभी इसमें बॉटम बना नहीं है, इससे आप दूर ही रहिए। आपने बहुत ऊपर ले लिया है, मैं क्या कहूँ, हमने निकलने को भी नहीं कह सकता। आप तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जाने दीजिए। राइट, आगे बढ़ते। यहाँ M&M पे पूछ रहे हैं लीलाधर विश्वकर्मा, M&M 810 में 100 शेयर लेके बैठे हैं, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पूछ रहे हैं। तो 810 पे 810 में 100 शेयर, 810 पे 100 शेयर लिया है और शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, बहुत नुकसान में है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये गिरा बहुत जोर से है, अचानक मौका नहीं मिला होगा बेचने का। हाँ, तो आपने लिया है बिल्कुल टॉप पे और अब ये नीचे आकर के सपोर्ट ले चुका है। अब आपको बिल्कुल निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पर एक 690 का स्टॉप लगाइए और इंतजार कीजिए। लेकिन आपका भाव आना थोड़ा मुश्किल है। ओके, 460 के आसपास, माफ कीजिएगा 760 के आसपास तक तो ये जा सकता है। ओके, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा और इसको एवरेज कर लीजिए इस समय और नीचे 690 का स्टॉप लगाइए। अगर आप अभी एवरेज कर लेंगे तो 750, 755, 760 कोई भी भाव आपको मिलेगा, वहां आपकी कॉस्ट कवर हो जाएगी और आप नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में तो निकल लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका भाव तुरंत नहीं आएगा, लेकिन आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे थोड़ा प्रेशर अभी दिख रहा है मुझे। ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आप आराम से बैठिए, इंतजार कीजिए, आपको भाव जरूर आएगा। वो कहना मुश्किल है ये। लेकिन जो ये रॉक्सर वाली कंट्रोवर्सी है ना, जिसकी वजह से आज यहाँ पर स्टॉक गिरा, फिर ठीक है कोई बहुत पिटाई भी नहीं हुई, उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इनका असली मार्केट तो यहाँ इंडिया में है और दूसरे कुछ एक छोटे देशों में है। यूएस में एंट्री के लिए ये लगे हुए हैं। तो आज जो अगर आपने फिएट क्रिस्लर की खबर सुनकर आपकी चिंता बढ़ी हो तो उसकी वजह से ये आपका स्टॉप लॉस नहीं तोड़ सकता। वो खबर इतनी बुरी नहीं है इनके लिए। मैं ये कहूंगा घरेलू बिजनेस से जुड़ी हुई खबर ज्यादा अहम होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं प्रदीप। चलिए। केतुल पटेल, TCS 150 @2050 2050 के रेट पे लेके बैठे हैं, इस पे व्यू चाहते हैं। TCS मेरे ख्याल से नतीजे में आने वाले हैं। ये हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो इनसे हम क्या बताएं। देखिए TCS तो पिछले क्वार्टर के नतीजों के आसपास से ही हम बेरिश हैं। मैं पर्सनली बेरिश हूँ। मैं कहूँगा सारे IT स्टॉक्स पे हमने बेचने के कॉल लगातार दिए हैं। अब ये अंडर परफॉर्मर हो गया है सेक्टर ओवरऑल। अगर आपको रहना ही है तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में रहिए ना। TCS बेच दीजिए और ICICI बैंक खरीद लीजिए। कल ही कर लीजिएगा ये काम। TCS बेच के इन्फोसिस खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि आप ब्रोकर हाउस कह रही है कि जो इन्वेस्टमेंट उनने किए थे इन्फोसिस ने, वो अब इनको फायदा देंगे इन्फोसिस को, और TCS की जो ग्रोथ थी उसको हम इन्फोसिस मैच करते हुए दिखाई देगा। तो इस कंटेक्स्ट में लेना चाहिए क्या? TCS बेचो, इन्फोसिस ले लो? नहीं, अभी भी पसंदीदा नहीं है। TCS बेच के ICICI बैंक खरीदिए अगर आप चाहें तो। देखिए सीधी बात है, बाजार में हर सेक्टर के साइकिल होते हैं और उस साइकिल के हिसाब से आपको फैसला करना पड़ता है कि आप इस समय क्या लेंगे। जिस दिन IT का साइकिल शुरू होगा उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप ICICI बेचकर वापस से TCS ले लीजिए। तो आज लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये साइकिल कमजोर है, वो साइकिल मजबूत है। यहाँ से निकल के वहां जाइए तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी और मुनाफा ज्यादा होगा। TCS ने आखिरी बार 52 वीक हाई बनाया था। सॉरी मैं देख पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ, तो ये हमने देखा था अक्टूबर में और उसके बाद से आप देखिए नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, ये सॉरी इन्फोसिस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मैंने खोल रखा है। इन्फोसिस में 750 रुपए के लेवल से ये आ गया है 650 पे। बीच में ये 600 रुपए तक के भी लोज देख कर आया है। इस दौरान अगर आप ICICI को देखेंगे तो वहां नए हाईज बन रहे हैं। तो जब जिस सेक्टर का साइकिल कमजोर है, ये स्टॉक कोई हमारे पास तो है नहीं, छोटे निवेशकों के पास तो है नहीं। कौन बेच रहा है? ये वो इन्वेस्टर बेच रहे हैं जो FIs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े जानकार लोग हैं, वो बेचते हैं।
तो जब आप बड़े स्टॉक के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, उनके हिसाब से आपको कॉल लेनी चाहिए। और वो भी जो रिपोर्ट में लिखते हैं उससे ज्यादा मैं भरोसा करता हूँ जो मुझे भाव दिखता है, क्योंकि जब एफआईज लेने आते हैं तो भाव में दिख जाता है। आयशर को डाउनग्रेड करने में कितना टाइम लगा है इन लोगों ने, कब से गिर रहा था, कब से गिर रहा है वो, और आप भी कह रहे हैं और डाउनग्रेड करेंगे। मैं कह रहा हूँ उस समय बेच कौन रहा था? बड़े निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब से बेच रहे हैं, और रिपोर्ट अब आ रही है आपके सामने। तो देखिए, बाजार में जब उनको बेचना होता है तब वो बेचते हैं, तो भाव पे ज्यादा वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इमीडिएटली, इसलिए मैं वो देखता हूँ। आप कह रहे हैं कि इन्फोसिस में अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो रही है। जब मुझे वो दिखना शुरू हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि जब आप मुझे डेटा दिखाएंगे कि इस क्वार्टर में देखिए एफआईज की होल्डिंग बढ़ गई इन्फोसिस में, तब मैं बात करूँ। ओके, चलिए, तो अभी इन्फोसिस